हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास बीओ सवार लॉ। हाँ जी, इसको कुछ इस तरीके से बोला जाता है क्योंकि इसमें टी साइलेंट है। इट्स अ फ्रेंच वर्ड। बीओ सवार लॉ। जीन बैप्टिस्ट बीओ फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और मैथमेटिशियन भी थे, जो कि अप्रैल 21 1774 पेरिस में पैदा हुए। उनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इन्होंने अपने कोलीग फेलिक्स सवार के साथ एक बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप खोजा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में इन 1820, जिसको बियो सवार लॉ के नाम से जाना जाता है। बियो जैन जीन बैप्टिस्ट बियो का बियो हो गया और फेलिक्स सवार में से सवार ले लिया। सो इट्स कॉम्बिनेशन बियो सवार लॉ। और ये लॉ क्या कहता है? इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि डिस्क्राइब करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। और ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। इन सिंपल वर्ड्स, एक करंट कैरिंग वायर किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, जनरेट करेगी, उसको इन्होंने क्वांटिफाई किया। तो चलिए आइए समझते हैं इसको। एक करंट कैरिंग वायर हमने ले ली है। ए भी बहुत लंबी वायर है, करंट कैरिंग वायर। उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से, ए टू बी कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, करंट कैरिंग वायर ए टू बी, और करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए से बी डायरेक्शन में। अब हमें पता लगाना है किसी एक पॉइंट पी पर, मैंने कोई पॉइंट ले लिया पी, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पी पर इस वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। हम एकदम से इस पूरी वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है इस पॉइंट पे, वो एकदम से नहीं निकाल सकते। हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसकी लेंथ ले ली डीएल। इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। इस टुकड़े की वजह से, इस पीस की वजह से जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ई पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है उसको पता लगाएंगे। और इन सब छोटे छोटे टुकड़ों को जब हम जोड़ देंगे, दैट इज व्हेन वी इंटीग्रेटेड, पूरी वायर में कितना, पूरी वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको पता लगाया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट पी है, लेट्स से ये आर डिस्टेंस की दूरी पे है इस छोटे से टुकड़े डीएल से, जो कि हमने रेड ऑरेंज कलर से मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है। ये छोटा सा टुकड़ा है डीएल, जो पॉइंट पी है, दिस इज पॉइंट पी, आर डिस्टेंस की दूरी पे है। इस छोटे से टुकड़े डीएल में करंट आई फ्लो कर रहा है और ये पूरी वायर जो है ए से बी तक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड डीबी। क्योंकि डीबी इसलिए छोटा मैग्नेटिक फील्ड, छोटी वैल्यू, बिकॉज ये हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे क्या होने वाला है, दैट इज म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखने में बड़ी हमें डिफिकल्ट सी लग रही है, देख के डर लग रहा है, लेकिन नहीं, इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। म्यू इज कांस्टेंट, दैट इज इट इज परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस, उसको मानते हैं। और 4 पाई भी कांस्टेंट है। अगर म्यू अपॉन 4 पाई को हम देखें, इट्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है दैट इज 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो म्यू अपॉन 4 पाई तो एक तरह से कांस्टेंट है। इसने हमारा काम आसान कर दिया, कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बचा इसको देखते हैं आर स्क्वायर। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो डिस्टेंस है इस छोटे से टुकड़े वायर डीएल जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है पॉइंट पी पर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड वायर डीएल। और ये कुछ मुझे सिमिलर सा लग रहा है, अगर आपको याद होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ भी तो यही कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी या एक्स वाई जेड किसी भी पॉइंट पे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ सिमिलर सी इक्वेशन लग रही है, इससे भी मैं सेटिस्फाई हो गया। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से टुकड़े की वजह से कम होता जाएगा और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर। ये भी चीज ठीक है, अगर जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मुझे देखने को मिलेगा। और ये छोटा सा टुकड़ा है डीएल, अगर इस टुकड़े को हम बड़ा कर देंगे तो करंट जो आइडियल है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा इस पॉइंट पी पर। ये भी मुझे चीज समझ आती है। जो चीज समझने वाली है वो दैट इज आइडियल क्रॉस आर या डीएल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर। दिस क्रॉस इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डीएल एंड आर। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। एंड ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है,
आपने लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज व्हाट, डीएल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर आर, इसका मतलब है डीएल आर साइन बीटा। एंड अब ये बीटा क्या चीज है? बीटा एंगल है बिटवीन ये छोटा सा टुकड़ा डीएल और यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस आर, डिस्टेंस बिटवीन डी एल एंड पी। ये कुछ इस तरीके से आप एरो देख सकते हैं, एरो पी की तरफ जा रहा है, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, पी की तरफ ऐसे जा रहा है। और जबकि जो डीएल की डायरेक्शन है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग, कुछ इस तरीके से। तो डीएल की डायरेक्शन ऐसी है और यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन ऐसी है, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज बीटा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है डीएल छोटे से टुकड़े की वजह से, वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r² इंटू आई डीएल यूनिट वेक्टर आर साइन बीटा। जो क्रॉस प्रोडक्ट है डीएल क्रॉस आर, उसका मतलब होता है डीएल आर साइन बीटा। ये मैग्नीट्यूड मैंने बताया। अब दिस इज व्हाट, ये क्या है, आर कैप, ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है। तो इसको अगर मैं 1 लिख दूं तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, दैट इज डी बी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये छोटे से टुकड़े की वजह से एट पॉइंट पी वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r² आइडियल साइन बीटा। आर कैप का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1, तो इसलिए हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो इस पॉइंट पी पर ये मैग्नीट्यूड होने वाला है इस छोटे से टुकड़े डीएल की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r² आई डीएल साइन बीटा। अब ये जो साइन बीटा है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये साइन बीटा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ अलग बना देता है। किस तरीके से? चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्टेड। इसको लेके मैंने वीडियो बनाया कि किस तरीके से एक करंट कैरिंग वायर में से पता लगाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है बिकॉज डिफ्लेक्शन देखी गई मैग्नेटिक कंपास में। अगर इसके बारे में भी जानना चाहते हो तो यू कैन चेक आउट इन द चैनल इटसेल्फ, जिसमें मैंने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को लेके एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप देख सकते हो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से थोड़ा डिफरेंट है, मतलब बहुत डिफरेंट है मैग्नेटिक फील्ड से। चलिए समझते हैं। मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया, प्लस चार्ज। अब हम इसको एक सर्कुलर मैंने पाथ बना लिया है जिसका रेडियस आर है, और अलग अलग इसकी पेरिफेरी पे अलग अलग पॉइंट्स पे हमने पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले पता लगाते हैं पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। आप देखेंगे पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी द चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई r²। इनके बीच में जो दूरी है उसका स्क्वायर। तो क्या पॉइंट बी पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज उतना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होने वाला है? यस, पॉइंट बी पे भी उतना ही होने वाला है क्योंकि इनकी दूरी सेम है। अगर हम बात करें पॉइंट सी की, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी पर भी उतना ही होने वाला है बिकॉज दूरी सेम है। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही देखने को मिल रहा है। तो क्या ये चीज, सेम चीज वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अगर करंट कैरिंग वायर हम इस चार्ज क्यू की जगह करंट कैरिंग वायर रख दें तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर हमें सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। चलिए चलिए देखते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए समझते हैं। अभी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r² आइडियल साइन बीटा, जबकि बीटा एंगल है छोटे से टुकड़े आई डीएल और यूनिट वेक्टर आर के बीच में। अब हमने क्या किया, इसमें जो चार्ज प्लस क्यू था उसकी जगह मैंने छोटा सा टुकड़ा रख दिया वायर का डीएल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, कुछ इस तरीके से। ये देखिए पर्पल कलर से, पर्पल एरो से मैंने करंट को रिप्रेजेंट किया है इस डायरेक्शन में, और डीएल की डायरेक्शन भी सेम इसी की डायरेक्शन में है। अब पता लगाते हैं पॉइंट ए पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। अब देखिए डीएल की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से अलोंग द एक्स एक्सिस, और जबकि यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से। एंड इफ यू नोटिस इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, दैट इज बीटा इज 90 डिग्री एंड साइन बीटा इज 1। यस, साइन बीटा इज 1, साइन 90 इज 1, बीटा इज 90, तो साइन 90 इज 1। सो व्हेन आई पुट sin 90 is 1, so my magnetic field at point A would be mu ideal upon 4 पाई r², जो कि हमने लिख दिया mu नॉट ideal upon 4 पाई r²। तो क्या सेम चीज हम एक्सपीरियंस करेंगे बी और सी पे? चलिए देखते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी,
पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। पॉइंट सी, लेट्स से पॉइंट सी जो है इट इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द छोटा सा टुकड़ा डीएल, ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, डीएल की डायरेक्शन ये है और यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन इस केस में ये है, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आने वाला है जो पॉइंट ए पे आएगा? नो, इन दैट केस जो साइन बीटा है दैट इज साइन 45 इज 1/√2, साइन 45 इज 1/√2। इन दैट केस जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है पॉइंट सी पे वुड बी म्यू नॉट आईडीएल डिवाइडेड बाय √2 4πr², जो कि कम है पॉइंट ए के मुकाबले। सो व्हेन 90, जब थीटा या बीटा 90 डिग्री है उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलने वाला है। अब क्या पॉइंट बी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, चलिए उसको भी पता लगाते हैं। पॉइंट पी, आप देखेंगे इसमें यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है और हमारा डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी कुछ ऐसी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दैट इज दे आर मेकिंग एंगल 0 डिग्री, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो साइन 0 डिग्री क्या होता है? साइन 0 इज 0, तो दैट मीन्स ये पूरे का पूरी जो वैल्यू है वो 0 हो जाने वाली है। तो पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड 0, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो कुछ इस तरीके से अगर अलोंग द पेरिफेरी आप जाओगे जिसमें इनके बीच में एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी टिल द टाइम इट बिकम्स 90 डिग्री मैक्सिमम हो जाएगी। फिर अब इधर भी कुछ इस तरीके से 0 डिग्री है, एंगल बढ़ता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा 90 डिग्री तक, फिर ऐसे कम होता जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा धीरे 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 कुछ इस तरीके से। तो अलोंग द पेरिफेरी ऑफ ए सर्कल ऑफ द सेम रेडियस, सेम डिस्टेंस की अगर दूरी पे है और उस पॉइंट को अलोंग द रेडियस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग में घुमाता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होने वाला। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा अगर उसकी दूरी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होने वाला, क्योंकि वो डिपेंड करता है ये जो छोटा टुकड़ा है डीएल और जो यूनिट वेक्टर है इनकी डायरेक्शन के बीच में क्या एंगल है उस पर डिपेंड करता है। अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, अगर इनके बीच में 0 डिग्री एंगल है दैट इज सेम डायरेक्शन में दोनों, तो इनके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होगा। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पी पे किस तरीके से निकालेंगे, वो म्यू अपॉन 4πr² आइडियल साइन बीटा, इनके बीच में एंगल इज बीटा, तो दिस वुड बी द मैग्नीट्यूड। अब बीटा 45 भी हो सकता है, 50, 60, 70, व्हाटएवर जो भी बीटा होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे और साइन बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब आप देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है आईडीएल डीएल और यूनिट वेक्टर आर का, ये डीएल कुछ इस तरीके से जा रहा है और यूनिट वेक्टर आर कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो डीएल क्रॉस आर यानी कि विल स्टार्ट फ्रॉम डीएल एंड गो टूवर्ड्स आर, कुछ इस तरीके से। आप ये देखिए जो एंगल रेड कलर से मैंने कर्व दिखाया हुआ है, इसका जो एरो है इट इज गोइंग टूवर्ड्स आर, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, आप देख सकते हैं दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी फ्रॉम डीएल टू आर, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ की तरफ हमें जाती हुई हम ऑब्जर्व करेंगे। तो उसके लिए पहले आप ये देखिए, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है डीएल और आर का, दैट इज डीएल और आर का यूनिट वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम डीएल एंड मूव टुवर्ड्स यूनिट वेक्टर आर कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज। ये देख क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से जाएगा, यूनिट वेक्टर की तरफ जाएगा डीएल से आर की तरफ, डीएल से आर की तरफ। तो आप देखेंगे ये जो रेड एरो है कर्व इट इज मूविंग गोइंग क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये हमें मदद करेगी इस पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। तो उसको समझने से पहले आप ये देखिए कि किस तरीके से जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है स्क्रू कहाँ की तरफ जा रहा है। ये देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट द स्क्रू स्क्रू इज गोइंग इनसाइड, क्लॉकवाइज मूवमेंट है स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है। तो उसी तरह जो हमारी मूवमेंट है डीएल से आर की तरफ यूनिट वेक्टर आर की तरफ से क्लॉकवाइज है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर की तरफ जाने वाला है कुछ इस तरीके से। क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पी पर अंदर की तरफ जाने वाला है, दैट इज इनटू द स्क्रीन। ये क्रॉस किया पॉइंट पी पे, मैग्नेटिक फील्ड जो इसका डायरेक्शन होगी इट इज इनटू द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर। जबकि इस पॉइंट पे जस्ट बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो मैग्नेटिक फील्ड है डॉट से रिप्रेजेंट किया है उसकी डायरेक्शन दैट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन से बाहर आएगा इस पॉइंट पे और पॉइंट पी पे स्क्रीन के अंदर जाएगा।
So this is the way how we find the direction of the magnetic field. So this is very interesting. आप ये नहीं कह सकते अगर सेम दूरी पे है कोई पॉइंट P तो वहां पे magnetic field will be the same along the periphery of the circle. No, it also depends on the angle between the current carrying wire and the unit vector r. अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी मैक्सिमम, अगर इनके बीच में एंगल 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। चलिए इसकी कुछ एप्लीकेशन समझ लेते हैं। डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जो कि इसकी वन ऑफ द की एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और ट्रांसफॉर्मर्स बनाने में ये बहुत मदद करता है। बायो-सावर्ट लॉ। Additionally, Biot-Savart law plays a critical role in the study of electromagnetic field in plasma physics and astrophysics, aiding in the understanding of phenomena such as solar flares and magnetic field of the planets. चलिए अब इसको समराइज कर लेते हैं। The Biot-Savart law, the Biot-Savart law, a fundamental principle in electromagnetism that describes the magnetic field generated by an electric field. और इस लॉ के अकॉर्डिंगली जो मैग्नेटिक फील्ड है इन द स्पेस इज डिटरमाइंड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और पोजीशन ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू द करंट एलिमेंट। कोई भी पॉइंट कितनी दूरी पर है उस करंट एलिमेंट से उस पर डिपेंड करता है। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द पॉइंट जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगानी है। तो मैथमेटिकली इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। dV, that is small value of magnetic field due to small current carrying length, due to the small length of current carrying wire, mu naught upon 4 pi r square ideal cross product with unit vector r. और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है that is the angle between dl and the unit vector r, और इसकी डायरेक्शन would be determined from r dl to r. So this is how we express the magnetic field due to current carrying conductor at any point P magnitudely and as well as its direction. Biot-Savart law is analogous to Coulomb's law, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा, which is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. इसमें भी inversely proportional to the square of distance, magnetic field में भी inversely proportional to the square of the distance. Directly proportional to charge, और इस केस में directly proportional to the moving charge, because magnetic field is generated by moving charges. इसमें एक चीज जो डिफरेंट है, that is the cross product, the angle between the current carrying wire and the unit vector joining the current carrying wire and the point जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर करंट कैरी वायर और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वुड बी मैक्सिमम। अगर करंट कैरिंग वायर और यूनिट वेक्टर आर इनके बीच में एंगल 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस। So this is all about Biot-Savart law. I hope you have understood the concept and the formula also. Thank you very much. Have a nice day.